दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का मुद्दा कोई साधारण कानूनी नोटिस नहीं, आज का मुद्दा उस डर का दस्तावेज है जिसे राज्य अब खुले तौर पर नागरिकों के हाथ में थमाने लगा है। हरियाणा पुलिस की तरफ से किसान नेता सुरेश कोत को जो नोटिस भेजा गया है वह यह बताने के लिए काफी है कि सत्ता अब किस दिशा में बढ़ रही है और लोकतंत्र को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। यह नोटिस किसी अपराध की सूचना नहीं है, किसी एफआईआर का हवाला नहीं है, किसी पीड़ित की शिकायत नहीं है। यह सीधे सीधे सत्ता के दमन का ऐलान है और भविष्य में और भी खुली तानाशाही की तरफ इशारा करता है। इस नोटिस की भाषा इतनी खतरनाक है कि वह यह साफ संदेश देती है कि अब कानून सबूत के आधार पर नहीं बल्कि सत्ता की मर्जी और गुप्त सूत्रों के नाम पर चलेगा। इस नोटिस के मार्फत सरकार सिर्फ एक किसान नेता को नहीं बल्कि पूरे समाज को यह चेतावनी देना चाहती है कि जो भी उसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलेगा, जो भी किसानों, मजदूरों, छात्रों और आम जनता के हक में खड़ा होगा, उसे अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके फोन, उसकी गाड़ी, उसके बैंक खाते और उसके घर तक पर सत्ता का शिकंजा कस दिया जाएगा। आज हम इसी नोटिस की भाषा, उसकी मंशा और उसके जरिए पूरे देश को दिए जा रहे इस खतरनाक संदेश पर बात करेंगे, क्योंकि यह मामला सिर्फ सुरेश कोत का नहीं है, यह उस भारत का सवाल है जहां अब असहमति को अपराध और सवाल पूछने को दबंगई घोषित किया जा रहा है। सुरेश कोत संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं और लंबे समय से किसानों, खेत मजदूरों और ठेका मजदूरों के मुद्दों पर खुलकर बोलते आए हैं। वे उन लोगों में से हैं जो खेतों से लेकर सड़कों तक सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। 3 खेती कानूनों के खिलाफ, किसान के मुआवजे, खाद, बीज, दवाई, बिजली पानी के लिए लगातार सुरेश कोत लड़ते रहे हैं। जब मेवात में अतिवादी धार्मिक संगठनों ने यात्रा के नाम पर दंगे भड़काने की जमीन तैयार करनी शुरू की, तब सबसे पहले जो किसान नेता खुलकर और मजबूती के साथ मेवात की आम जनता के पक्ष में सामने आया वह सुरेश कोत था। उस समय जब नफरत को धार्मिक यात्रा का लिबास पहनाकर इलाके को आग में झोंकने की कोशिश की जा रही थी, सुरेश कोत ने साफ शब्दों में कहा था कि किसान का ट्रैक्टर मेवात के खिलाफ नहीं, मेवात के पक्ष में चलेगा। यह कोई प्रतीकात्मक बयान नहीं था, यह एक राजनीतिक और सामाजिक मजबूती से रखा गया स्टैंड था जिसने पूरे माहौल की दिशा बदल दी। उसके बाद हरियाणा के किसान संगठित होकर मेवात की आवाम के साथ खड़े दिखाई दिए। नफरत की राजनीति को चुनौती मिली और दंगों की जो साजिश रची गई थी वह जमीन पर उतरने से पहले ही बेनकाब हो गई। उसी दिन से सुरेश कोत सत्ता की आंखों में चुभने लगे, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया कि किसान आंदोलन सिर्फ खेती का सवाल नहीं उठाता बल्कि समाज को तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ भी दीवार बन सकता है। अब पुलिस ने कोत को जो नोटिस दिया है उसकी भाषा किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नहीं बल्कि किसी गुप्त पुलिस राज की है। इस नोटिस का शीर्षक है दबंग व्यक्ति हेतु। यही शब्द अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। दबंग किसे कहते हैं? वह जो किसी गरीब पर जोर जबरदस्ती करे, किसी कमजोर को डराए, किसी की जमीन, मजदूरी या हक छीन ले। लेकिन सुरेश कोत ने किस पर दबंगी की? किस गरीब ने शिकायत की? किस मजदूर ने कहा कि उसके साथ जुल्म हुआ है? किस किसान ने कहा कि सुरेश कोत ने उसे धमकाया है? नोटिस में एक भी नाम नहीं, एक भी शिकायत नहीं, एक भी पीड़ित नहीं। अगर पुलिस की नजर में सरकार के खिलाफ बोलना ही दबंगई है तो फिर भारत का संविधान गलत हो जाता है, क्योंकि यह संविधान हर नागरिक को बोलने का अधिकार देता है, विरोध करने का अधिकार देता है, सवाल पूछने का अधिकार देता है। नोटिस में आगे कहा गया है कि हमें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि आप दबंगई जैसी आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं। यह देश का सबसे खतरनाक वाक्य है। न कोई शिकायत करता, न कोई घटना, न कोई तारीख,
सिर्फ गुप्त सूत्र, और इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस यह धमकी देती है कि अगर सुरेश कोथ ने अपनी कथित अवैध गतिविधियां बंद नहीं की तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनका मोबाइल फोन, उनकी गाड़ी, उनका बैंक खाता और उनका मकान जब्त कर लिया जाएगा। यानी पहले सजा बाद में केस, पहले सब कुछ छीन लेने की धमकी, बाद में कानून की औपचारिकता। यह नोटिस यह नहीं कहता कि सुरेश कोथ ने क्या अपराध किया है, यह कहना कि राज्य ने उन्हें अपराधी मान लिया है। यहां एक गंभीर सवाल खड़ा होता है जिसे जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। कानून और अदालत की नजर में ऐसा कौन सा अपराध है जिसके आधार पर किसी नागरिक का मोबाइल फोन, उसकी गाड़ी, उसका बैंक खाता और उसका मकान जब्त किया जा सके। भारत के संविधान और आपराधिक न्याय प्रणाली में जब्ती कोई सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है। यह अदालत की निगरानी में ठोस आरोप, दर्ज मुकदमे और न्यायिक प्रक्रिया के बाद की जाने वाली कार्रवाई होती है। फिर यह अधिकार पुलिस के हाथ में कैसे आ गया कि वह बिना किसी एफआईआर, बिना किसी शिकायत और बिना किसी सुनवाई के नोटिस जारी करे, बिना किसी सुनवाई के पहले ही यह तय कर ले कि क्या जब्त होगा और किसका जीवन तबाह किया जाएगा। यह नोटिस इस बात का संकेत है कि पुलिस कानून लागू करने वाली संस्था से आगे बढ़कर खुद को अदालत और जज की भूमिका में बैठाने की कोशिश कर रही है, जहां फैसला पहले सुना दिया जाता है और कानून बाद में ढूंढा जाता है। और यहीं पर इस नोटिस का सबसे खतरनाक शब्द सामने आता है, असामाजिक गतिविधियां। यह एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल सत्ता जब चाहे, जिस पर चाहे करने के लिए कर सकती है। आज किसान आंदोलन असामाजिक है, कल मजदूर संगठन असामाजिक हो जाएगा, परसों छात्र राजनीति असामाजिक घोषित कर दी जाएगी। यह शब्द कानून नहीं, एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जिससे बिना अपराध साबित किए, बिना अदालत गए किसी भी नागरिक को डराया जा सकता है, उसे अपराधी की तरह ट्रीट किया जा सकता है और उसकी जिंदगी पर सत्ता का पूरा शिकंजा कसा जा सकता है। यही इस नोटिस की असली खतरनाक मंशा है। कानून की जगह डर और न्याय की जगह ताकत को बैठा देना, यानी जो सरकार की लाइन पर नहीं चलता, सरकार की भाषा बोलने की बजाय जनता की भाषा बोलता है, नजरें झुकाने की जगह आंखों में आंखें डालकर सत्ता से सवाल करता है, सरकार उसको असामाजिक का तमगा दे देती है। अगर सुरेश कोथ सच में किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है तो पुलिस के पास संविधान के तहत एक सीधा रास्ता है, एफआईआर दर्ज करो, जांच करो, सबूत पेश करो, अदालत में जाओ। लेकिन यहां कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई पीड़ित नहीं, सिर्फ डर है और डर के आधार पर घर, बैंक खाता और जिंदगी जब्त करने की धमकी दी जा रही है। यही मॉडल हमें लखनऊ की उस एफआईआर में भी दिखता है जिसे गृह मंत्रालय के कहने पर दर्ज किया गया। उस एफआईआर में यह नहीं लिखा गया कि किसने क्या किया, किस पर हमला हुआ, कौन सा अपराध हुआ। उसमें लिखा है कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन उत्तर भारत में अपना उत्तरी रीजनल ब्यूरो दोबारा खड़ा करने की मंशा रखते हैं। भारत में अब मंशा अपराध बन गई है, सोच अपराध बन गई है। इसी एक एफआईआर के नाम पर पूरे देश में एनआईए नोटिस भेज रही है। हरियाणा व पंजाब में वकीलों, किसान नेताओं, छात्र कार्यकर्ताओं और मजदूर नेताओं को नोटिस मिले हैं। वकील अजय चंडीगढ़ से गिरफ्तार किए गए, छात्र कार्यकर्ता प्रियांशु जेल भेजे गए। उनके पास से न हथियार मिले, न विस्फोटक, न किसी हिंसा का सबूत। उनका अपराध यह था कि वे सत्ता की नीतियों से असहमत थे और उन्होंने इसे बोलने की हिम्मत की। यह पैटर्न सिर्फ एक किसान नेता तक सीमित नहीं है, यह दलित एक्टिविस्टों, वकीलों और जन आंदोलनों तक फैला हुआ है। दलित अधिकारों की बात करने वाले वकील रजत कलसन को पिछले दिनों गिरफ्तार किया जाता है। दलित एक्टिविस्ट अजय बाटला को सेम ऐसा ही नोटिस जो सुरेश कोथ को दिया गया है, नोटिस थमा दिया जाता है और जनमंच हरियाणा को 2 बार डराने के लिए नोटिस भेजे जाते हैं। विडंबना देखिए कि 25 दिसंबर को हिसार में जनमंच
वही मंच था जो इलाके में सद्भावना बनी रहे, तनाव न बढ़े और समाज टूटने से बचे, इसके लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा था। लेकिन उसी जनमंच पर नोटिस में यह आरोप लगा दिया गया कि वह सद्भावना बिगाड़ रहा है, यानी जो आग बुझाने की कोशिश करे उसे ही आग लगाने वाला घोषित कर दिया जाए और सद्भावना खराब करने वाले को खुली छूट दी जाए। यह सिर्फ प्रशासनिक भूल नहीं है, यह एक साफ राजनीतिक संदेश है कि दलित सवाल उठाएंगे तो उन्हें अपराधी बनाया जाएगा, सामाजिक सौहार्द की बात करेंगे तो उन पर अशांति फैलाने का ठप्पा लगाया जाएगा और जो सत्ता के धार्मिक जातीय एजेंडे के खिलाफ खड़ा होगा उसके खिलाफ कानून नहीं बल्कि नोटिस, धमकी और डर का इस्तेमाल किया जाएगा। लखनऊ की एफआईआर और हरियाणा के ये नोटिस दरअसल एक ही स्क्रिप्ट के दो पन्ने हैं। एक जगह सरकार माओवादी नेटवर्क का डर दिखाकर पूरे देश में एसएमटी को कुचलना चाहती है, दूसरी जगह वह गुप्त सूत्रों के नाम पर एक किसान नेता को, दलित एक्टिविस्ट को धमकाकर चुप कराना चाहती है। दोनों में कानून नहीं है, दोनों में सबूत नहीं है, दोनों में सिर्फ सत्ता की मंशा है, मंशा डर पैदा करने की, इनकलाबी आवाजें कुचलने की और यह संदेश देने की कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारा बैंक खाता और तुम्हारी जिंदगी हम छीन लेंगे। सरकार की असली मंशा अब छिपी हुई नहीं है, वह पूरे देश में हर उस आवाज को खामोश करना चाहती है जो उसकी किसान विरोधी नीतियों, मजदूर विरोधी फैसलों और धार्मिक जातीय ध्रुवीकरण के एजेंडे के खिलाफ खड़ी होती है। जो लोग जनता को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि नफरत के नाम पर लूटा जा रहा है, वही लोग आज दबंग और असामाजिक घोषित किए जा रहे हैं। सुरेश कोत को दिया गया यह नोटिस एक व्यक्ति को नहीं बल्कि लड़ने वाले पूरे समाज को चेतावनी है, चुप रहो वरना तुम्हारी जिंदगी जब्त कर ली जाएगी। यही आज के भारत का नया कानून है, कोर्ट के बाहर पुलिस का कानून। आज निशाने पर एक किसान नेता है, कल कोई मजदूर होगा, परसों कोई छात्र या पत्रकार। सवाल अब यह नहीं है कि सुरेश कोथ ने क्या किया, सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसे देश की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पुलिस चेतावनी देगी और नागरिक चुप करा दिए जाएंगे। संविधान नहीं बोलेगा मगर जनमंच सवाल उठाता रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र चुप रहने से नहीं सवाल करने से बचता है। जनमंच हरियाणा पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे व नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।